अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा फ़ीस में क्या चेंजिंग आ रही है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि वीज़ा स्टैंपिंग के हवाले से क्या आ रही है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि किस शेंजन कंट्री ने सबसे ज़्यादा वीज़ास को इशू किया और किसने सबसे ज़्यादा वीज़ास को रिफ्यूज़ किया, तो हमें किस कंट्री के अंदर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे पास है जून 11 2024 से वीज़ा फ़ी को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो वो लोग जिनकी एज 12 से अबव है तो वो 80 के बजाय 90 यूरो की फ़ी पे करेंगे, और वो लोग जिनकी उम्र 6 साल से लेके 12 साल के बीच में है वो 40 के बजाय 45 यूरो जो है वो वीज़ा फ़ी पे करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं 0 से 6 साल, मतलब कि एक दिन से लेके 6 साल तक का बच्चा, उसके वीज़ा फ़ी में कोई चेंजिंग नहीं आई। पहले भी वो विदाउट वीज़ा, मतलब वो वीज़ा एग्जेम्प्ट होता था, उससे वीज़ा फ़ी नहीं ली जाती थी। जैसे उसने एप्लीकेशन फाइल करनी है, वीज़ा की फ़ी नहीं देनी और उसका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये चेंजिंग आ गई। दूसरे नंबर पे बात करता हूँ वीज़ा स्टैंपिंग की। स्टैंपिंग से मुराद मेरी ये नहीं है कि जो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगता है, मेरी कतन उससे कोई मुराद नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वीज़ा स्टैम्प की। स्टैम्प से मुराद मेरी क्या है कि आप किसी भी मुल्क में जब लैंड करते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे आप जाते हैं, तो इमिग्रेशन काउंटर आपका सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एंट्री की स्टैम्प लगा देता है और आप वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, शेपिंग फ्यूचर पॉलिसीज़ दुबई के अंदर जो हुई है लास्ट ट्यूसडे को, उसके अंदर जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, लाइक यूएई थी, सिंगापुर थे, यूएस थे, यूरोप थे, इन सारों ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया। तो यहाँ पे जो यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन और ऑथराइजेशन सिस्टम के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का नेम है फ्रांकोस लोरेल। अगर मैं स्पेल गलत कर रहा हूँ उनका नाम तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो बहुत जल्द अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर जितने भी शेंजन्स हैं सारे के सारों के ऊपर वीज़ा स्टैंपिंग की सर्विस को ख़त्म कर देंगे। मतलब कहने का ये कि आप जब उस मुल्क में लैंड करेंगे तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पे नहीं जाना पड़ेगा और आपको वहाँ पे जाके स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय ये लोग क्या करेंगे, एक वॉक थ्रू गेट, जिसे आप ई गेट भी कहते हैं, वॉक थ्रू गेट भी कहते हैं, एक सिस्टम लगाया जाएगा जिससे गुज़र के आप उस मुल्क में एंटर हो सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें वो लाजमी करेंगे इस गेट के ऊपर। सबसे पहले उस गेट के ऊपर आपके बायोमेट्रिक लाजमी होंगे। दूसरा, आपका जो फेशियल है इसकी रिकग्नाइजेशन लाजमी होगी। और इसके पीछे जो उन्होंने सारी वजूहात बताई हैं वो ट्रैक करना चाहते हैं कि उनके मुल्क में कौन कौन से विज़िटर आया, कितने स्टूडेंट आए, कितने टूरिस्ट आए, कितने बिजनेसमैन आए, और आया उनके मुल्क के अंदर राइट पर्सन ने एंट्री की है या नहीं की, और उसके मुल्क से जाने वाला जो है वो राइट पर्सन है कि नहीं है। जब ये बायोमेट्रिक नहीं होती और आप उस मुल्क पे एंटर हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप किसी और का पासपोर्ट लेके उस मुल्क से एग्ज़िट कर लें या किसी और का पासपोर्ट लेके आप उस मुल्क के अंदर एंटर कर लें। ये सम टाइम पे ये हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलर ही होता है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी लूप होल है जिसका अक्सर लोग फ़ायदा उठा के उस मुल्क के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ये आगे फ्यूचर में आने पे ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब बात करता हूँ आखिर में शेंजन वीज़ा की स्टैटिस्टिक्स की। मेरे सामने ये सारी स्टैटिस्टिक्स हैं और ये मैं अपने पास से कोई स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं बता रहा हूँ। ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो यूरोपियन यूनियन ने ख़ुद जारी किए हैं, और मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ पाकिस्तान की और कराची की। तो सारों को मालूम है
कराची के अंदर नॉर्मली जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं वो सारी कराची के अंदर होती हैं और या लाहौर में होती हैं, लेकिन शेंजन की बात करें तो मोस्टली जो है ये कराची में हैं कॉन्सुलेट्स, और एम्बेसीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद के हैं। तो 2023 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ ऑस्ट्रिया ने किया है, जिसका रिफ्यूज़ल रेट था 73.6%। मतलब उन्होंने 76.3% लोगों को वीज़ा नहीं दिया। दूसरे नंबर पे आता है ग्रीस। ग्रीस ने 67% लोगों को वीज़ा इशू नहीं किया। उसके बाद आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने 65.7% को वीज़ा इशू नहीं किया। और उसके बाद पुर्तगाल आता है 61.0। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी सारे स्टैटिस्टिक्स दिखा दूंगा ताकि आपको इजी हो सके, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं तो वन बाय वन करने में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट रेट किसका था। सबसे हाईएस्ट रेट में जिसने वीज़ा इशू किए हैं वो आता है इटली इस्लामाबाद। इटली इस्लामाबाद ने 18.5% लोगों की वीज़ा रिजेक्ट किए हैं, बाकी सब को उन्होंने वीज़ा ग्रांट किए हैं। और अगर इटली कराची की बात करूं तो इटली कराची ने आलमोस्ट 40.6% लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ किए हैं। तो कराची से इटली का रिफ्यूज़ल रेट हाई था और इस्लामाबाद से उनका रिफ्यूज़ल रेट लो था। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वीज़े जिसने इशू किए हैं वो था आपका जर्मनी, जिसने 29.5% लोगों को रिफ्यूज़ किया, बाकी तमाम के तमाम को उन्होंने वीज़ा इशू किया। इसी तरीके से फ्रांस आता है। फ्रांस ने 38.1% लोगों को वीज़ा नहीं इशू किया, बाकी तमाम के तमाम को उन्होंने वीज़ा इशू कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जब भी आपने किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना हो तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को लाजमी देख लिया करें। आया कितने लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं, उसमें से कितने सक्सेस हुई हैं और कितनी रिजेक्ट हुई हैं, ताकि आपको परसेंटेज मालूम हो सके। मोस्टली क्या होता है कि आपको न्यूज़ मिलती है स्पेन ने 50,000 वीज़ाज़ इशू किए हैं, आपको न्यूज़ मिलती है लाइक इटली ने 25,000 वीज़ाज़ इशू किए हैं। ये मैं रफली आइडिया बता रहा हूँ। तो उसमें आप क्या अज्यूम करते हैं कि स्पेन का सक्सेस रेट ज़्यादा था क्योंकि उसने 50,000 वीज़ाज़ इशू किए हैं। देखें, ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने ज़्यादा वीज़ाज़ इशू किए हैं तो उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा हो। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी गई हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2 लाख एप्लीकेशंस गई हैं, उसमें से अगर 50,000 वीज़ाज़ उन्होंने इशू किए हैं तो कोई उन्होंने ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं थी। और अगर इसी हवाले से मैं देखूँ, अगर इटली के पास 50,000 एप्लीकेशंस आई हैं और उन्होंने 25,000 अगर वीज़ा इशू कर दिया तो इसकी रेट सक्सेस ज़्यादा रेट थी। तो इस तरीके से बेसिकली देखा जाता है किस मुल्क में अप्लाई करना चाहिए, किस मुल्क में नहीं। इस वक्त की अगर बात करते हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप इटली, जर्मनी, फ्रांस फ़िलहाल इन्हीं का वीज़ा अप्लाई करें और उम्मीद है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। बाकी किसी भी किस्म की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप मुझे कमेंट्स वक्त में पूछ सकते हैं। मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर ज़रूर करूँगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।